वंश, दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया सालुब वंश, तीसरा ऑप्शन दे दिया संगम और चौथा ऑप्शन दे दिया तुलुव। और फिर सवाल ये करेगा कि इनको क्रम से जमाओ। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले संगम आएगा, संगम के बाद सालुब आएगा, सालुब के बाद तुलुव आएगा और तुलुव के बाद अराविडु आएगा। तो इसका एस एस टी ए, तो एस एस टी तो हम बचपन से पढ़ते आए, मैं ऐसे ही याद रख रहा हूँ, एस एस टी तो हम बचपन से पढ़ते आए, एक को अलग कर लेना। तो एस से संगम, एस से सालुब और टी से तुलुव वंश और ए से क्या बनता है, अराविडु वंश बनता है। इसी तरह वो राजधानियां पूछता है। तो 4 राजधानियां हुई हैं। सबसे पहली राजधानी एनुकोंडा, ठीक है। दूसरी राजधानी जो लंबे समय तक रही हम्पी, ये दोनों ही कर्नाटक में है, ये दोनों ही कर्नाटक में है। तीसरी राजधानी वेनुकोंडा या इसको पेनुकोंडा भी कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है। और चौथी राजधानी रही चंद्रगिरी, और ये चंद्रगिरी भी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो साथियों यहां से आपके 2 सवाल बनकर के तैयार हो गए। कभी भी राजधानियों का क्रम पूछे तो राजधानियों का क्रम बता दीजिएगा, कभी भी इसके बाद सालोब, फिर तुलुव और फिर अराविडु, ठीक है। संगम, सालुब, तुलुव और अराविडु। संगम में जब हम चर्चा करेंगे तो संगम वंश के संस्थापक का नाम है हरिहर प्रथम। संगम वंश के संस्थापक का नाम था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम, फिर विजय राय, देवराय द्वितीय और विरूपाक्ष द्वितीय। अब आप कहेंगे क्या सर हमें सारे राजाओं के नाम याद करना होगा? हरिहर फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ संगम। हरिहर प्रथम के अलावा बुक्का प्रथम संगम वंश से हैं, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय यह भी संगम वंश से हैं, और जो अंतिम शासक हैं, जो लास्ट रूलर हैं, वो है विरूपाक्ष द्वितीय। संस्थापक का नाम क्या था? तो सालुब नरसिंह। इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं आता, ठीक है। फिर आते हैं तुलुव, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 वंश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संगम और तुलुव। तो तुलुव में वीर नरसिंह ये संस्थापक है, देखो अलग अलग है। ये सालुब नरसिंह है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सालुब वंश के संस्थापक हैं सालुब नरसिंह, लेकिन तुलुव वंश के संस्थापक हैं वीर नरसिंह। देख लो, सालुब वंश के संस्थापक हैं सालुब नरसिंह और तुलुव वंश के संस्थापक हैं वीर नरसिंह, याद रखिएगा। फिर भी आपको इससे बहुत फायदा होगा, ठीक। तो ये याद रखना, इसमें प्रमुख राजाओं के नाम पूछे जाते हैं। बहुत सीधे सवाल कई बार पूछे गए हैं। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम, सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह, तुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल, ठीक है। संगम के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, सालुब के अंतिम शासक इम्मादी नरसिंह, तुलुव के अंतिम शासक सदाशिव राय और अराविडु के अंतिम शासक श्रीरंगम तृतीय। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए बनकर के तैयार नहीं हुआ था तो इन्होंने 2 भाई थे जिनके पिता का नाम संगम था। इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। हरिहर और बुक्का, इनकी मदद गुरु विद्यारण्य और उनके भाई सायण ने की। सायण के बारे में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक चर्चा की थी कि वेदों के सबसे प्रख्यात जो टीकाकार हुए हैं, वेदों के सबसे ऑथेंटिक जो कमेंटेटर हुए हैं, वो ऋषि सायण ही हुए हैं। सायण को वेदों का सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार या टीकाकार या कमेंटेटर माना जाता है, ठीक है। तो इनकी सहायता से इन्होंने राज्य बनाया था। आइए इन सभी बातों को एक बार हम देख लेते हैं ध्यान से। सिंधु साम्राज्य था, इसकी जानकारी हमें 2 किताबों से मिलती है। एक किताब है राजकाल निर्णय और दूसरी किताब है विद्यारण्य कालज्ञान। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने, जिनके पिता का नाम था संगम, 1336 में विजयनगर साम्राज्य के पहले वंश संगम वंश की स्थापना की। इनके गुरु श्रृंगेरी मठ में वैष्णव संत विद्यारण्य और उनके भाई सायण हुए। विद्यारण्य को एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई। विद्यारण्य को उपाधि दी गई साथियों, ध्यान दीजिएगा, विद्यारण्य को कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठान की उपाधि भी प्रदान की गई। और जो गुरु सायण थे, ये वेदों के प्रतिष्ठित भाष्यकार माने जाते हैं। ये वेदों के फेमस और ऑथेंटिक कमेंटेटर माने जाते हैं। शुरुआत में ये होयसाल वंश के राजा बीर बल्लाल के सेनापति थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण सेनापति के तौर पर ये यहाँ पर आए थे। ये अधिकांश जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं, ये भगवान शिव या विरूपाक्ष के उपासक थे और अपने आप को उनका प्रतिनिधि बोलते थे, अर्थात ईश्वरीय राजत्व का सिद्धांत था। 2 शहरों की स्थापना, एक विजयनगर और एक विद्यानगर। हम्पी के बारे में सन 1800 में मैकेंजी ने पता लगाया था। फिर हमने पढ़ा कि हरिहर प्रथम जो है वो संगम वंश के संस्थापक हैं। हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से शासन किया था, दोनों ने मिलकर के ज्वाइंटली रूल किया था। जो हरिहर है वो अनीकोंडी से शासन करते थे और जो बुक्का है वो गुट्टी से शासन करते थे। हरिहर प्रथम के शासन काल में ही राजधानी परिवर्तन हो गई और अनीगोंडी से राजधानी हम्पी हस्तांतरित कर दी गई। हम्पी को हस्तिनावली भी कहते हैं और हम्पी का संस्थापक भी हरिहर प्रथम है। हरिहर ने उपाधि धारण की थी समुद्र का अधिपति। एक समुद्र का अधिपति कहा जाता था, ये हरिहर प्रथम की उपाधि थी। चलो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप जवाब देंगे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, जिनके पिता का नाम संगम था और इन्होंने अपने पिता के नाम के आधार पर ही विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश स्थापित किया, जिसे हम संगम वंश के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो जवाब देंगे कि 1336 में, 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, हरिहर और बुक्का की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद की? हु असिस्टेड हरिहर एंड बुक्का टू एस्टेब्लिश द विजयनगर एम्पायर? तो जवाब देंगे कि श्रृंगेरी मठ के संत विद्यारण्य और उनके भाई सायण, विशेष रूप से विद्यारण्य, इन्होंने हरिहर और बुक्का को न सिर्फ दोबारा हिंदू धर्म में लेकर के आए, बल्कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में भी मदद की। फिर अगला प्रश्न पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी एनी गोंडी थी। अभी हमने डिस्कस किया कि पहली जो राजधानी थी, पहली जो कैपिटल थी, वो अने गोंडी थी और दूसरी राजधानी बनी हम्पी। हम्पी को बसाने का काम
हम्पी को बसाने का काम हरिहर और बुक्का ने मिलकर के किया था। हम्पी के बारे में सन 1800 में मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज ने पता लगाया था और फिर बहुत लंबे समय तक जो हम्पी है, जिसे विजयनगर ही कहा जाता है, हम्पी को भी विजयनगर कहा जाता है, वो बहुत लंबे समय तक राजधानी बनी रहेगी। हरिहर प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि थी समुद्र का अधिपति। उसे एक समुद्र का अधिपति कहा जाता था। तो इतनी बातें याद रखना है, यहीं से एट द एंड सवाल बनेंगे साथियों। हरिहर के भाई हैं, इन्हें दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये इनकी बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इनके बेटे का नाम है कुमार कंपन और इनकी पत्नी है गंगा देवी, जिन्होंने मदुरा विजयम नाम का ग्रंथ लिखा। बहमनी और विजयनगर संघर्ष की शुरुआत होगी, कारण रायचूर दोआब होगा। चीन से इनके विदेशी संबंध स्थापित थे। एक्चुअली इन्होंने दूत मंडल भेजा था चीन। चीन इसलिए दूत मंडल भेजा था कि व्यापार बहुत होता था, ट्रेड बहुत होता था, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने चीन वाले क्षेत्र में अपने एम्बेसडर्स भेजे थे, एक दूत मंडल भेजा था। देख भी सकते हैं यहाँ साथियों आप ध्यान से कि ये कृष्णा नदी है, बीच में हाँ, ये दिख रहा होगा आपको, ये तुंगभद्रा नदी है की उपाधि धारण की थी और ये पहले राजा होते हैं विजयनगर साम्राज्य के जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये पहले राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दूसरी बात, इसी समय वेदों के भाष्यकार जो आचार्य सायण हैं, ये वेदों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध भाष्यकार हुए। इनकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है, बहुत पहले से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, पर मुख्य रूप से आचार्य सायण ने जो वेदों पर टीका लिखी है, जो वेदों पर भाष्य लिखे हैं, वो इसी समय लिखे हैं। साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों का सर्वमान्य टीकाकार किसे कहा जाता है, वेदों का सर्वमान्य भाष्यकार किसे कहा जाता है। फेमस और ऑथेंटिक कमेंटेटर ऑफ वेदास, तो वो ऋषि सायण को कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सायण ऋषि को वेदों का सबसे ऑथेंटिक टीकाकार माना जाता है। जिन्होंने वेदों के बारे में लिखा, वेदों पर टीका टिप्पणी की, तो उन्हें सायण ऋषि हैं। एक ही बात, दो बातें बस याद रखना कि हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और आचार्य सायण ने वेदों पर भाष्य लिखे थे। ठीक है, इसके बाद दो राजा और महत्वपूर्ण हैं, एक है देवराय प्रथम और दूसरे हैं देवराय द्वितीय। कभी भी कंफ्यूज मत होना। एसएसटी तो याद ही होगा, एस मतलब संगम, एस मतलब सालो, महान राजा माने जाते हैं संगम वंश के। तो रायचूर दोआब को लेकर के फिरोज शाह बहमनी से लड़ाई हुई थी। इसमें देवराय के बेटे विजय राय और मंत्री लक्ष्मीधर ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इनके दरबारी कवि थे श्रीनाथ, महानतम रचनाकार हुए तेलुगु के, और इन्होंने किताब लिखी हर विलासमु। हर विलासमु, श्रीनाथ एक महान तेलुगु साहित्यकार हुए, महान तेलुगु कवि हुए, जिन्होंने एक किताब लिखी हर विलासमु। ठीक है, इटली का एक यात्री, फोटो बनी हुई है, इटली का एक यात्री निकोलो कांटी इनके शासनकाल में आया था और उसने दास प्रथा की जानकारी दी है, स्लेवरी के बारे में लिखा है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनाया था। ना सिर्फ इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था, बल्कि एक नहर भी यहां से निकाल करके ये ले गया। कांटी है, जो निकोलो कांटी है, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कांटी इटली का यात्री था साथियों। इटली यूरोप में एक जगह है, हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तो वहां पर आपको पता पड़ेगा। इटली यूरोप से आया था, किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। और इसने जो किताब लिखी उसमें दास प्रथा का उल्लेख है और उसमें यह भी बताता है कि जो देवराय प्रथम है, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनाया है और इसी नदी से हम्पी के पानी की आवश्यकता पूरी होती है। हम्पी जो है उसके वाटर की सप्लाई की जाती है। इतने फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें बेहद जरूरी है, याद रखिएगा। बाकी हम पढ़ चुके हैं, रिकॉल कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं, अच्छे से उनको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। चलिए समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं देवराय द्वितीय के बारे में। तो जो देवराय द्वितीय है, देवराय द्वितीय, ये संगम वंश के महानतम शासक हुए। तो आप कहेंगे महानतम शासक क्यों? तो कोई भी शासक महानतम बनता है कि उसने शासन का विस्तार किया, एक्सपेंशन किया। विस्तार कैसे किया? बहमनी को हराया, ठीक है, बहमनी को हराया और साथ ही दक्षिण भारत में भी पूरा विस्तार किया, साउथ इंडिया में भी पूरा विस्तार किया। इसके लिए मुसलमानों को सेना में भर्ती किया गया, ठीक है, मुसलमानों को सेना में भर्ती किया गया, अच्छे नस्ल के घोड़े मंगाए गए और इनके एक मंत्री थे और मंत्री का नाम था लक्कन डंडेश। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। लक्कन डंडेश नाम के इनके मंत्री हुए जिन्होंने शिवत्य चिंतामणि नाम की किताब भी लिखी है। तो ये इनका विस्तार ऐसे हुआ, एक्सपेंशन इस तरीके से इन्होंने किया था। अगली चीज, इनकी जो उपाधियां हैं, इन्हें गज बेटकर कहा जाता है, इन्हें गज बेटकर कहा जाता है। तो एक उपाधि इनकी गज बेटकर थी और इनकी जनता इन्हें इंद्र का अवतार मानती थी। गज बेटकर याद रखिएगा, इंद्र का अवतार मानती थी। ठीक है, देवराय द्वितीय के समय साहित्य का भी बहुत विकास हुआ, लिटरेचर का भी बहुत विकास हुआ। इन्होंने खुद संस्कृत भाषा में दो किताबें लिखी, एक महानाटक सुधा निधि, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, महानाटक सुधा निधि ये किसकी किताब है? देवराय द्वितीय की किताब है। और दूसरा ब्रह्म सूत्र पर टीका। अब ब्रह्म सूत्र तो एक ऐसी किताब है साथियों जिस पर अधिकांश लोगों ने टीका लिखी है। याद रखिए कि ब्रह्म सूत्र बादरायण के द्वारा लिखी गई किताब है, जो कवि श्रीनाथ के बारे में पढ़ा था। याद है आपको? कवि श्रीनाथ तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो इनका सम्मान किया गया। ठीक है, इनका सम्मान किया गया और इन्हें स्वर्ण के सिक्कों से तौला गया, इन्हें स्वर्ण के सिक्कों से तौला गया और इनको उपाधि भी प्रदान की गई। इन्हें साथियों कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की गई। जो कवि श्रीनाथ हैं, इन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि भी दी गई, इन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि भी दी गई। तो ये महानतम शासक, उपाधियां जो है वो गज बेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी,
बहमनी साम्राज्य को हराया था। मंत्री और महादंडनायक इनके लक्कन दंडेश ने। भगवान शिव की कथाएं हैं। उन्होंने कृणाभिराम नाम का ग्रंथ लिखा, श्रृंगार नैषधम की रचना की और काशी खंड की रचना की। इसमें से एक किताब सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है हर विलासम, जो बहुत प्रसिद्ध किताब रही। ठीक है, लक्कन दंडेश जो इनके मंत्री थे, उन्होंने शिवत चिंतामणि नाम की किताब लिखी। तो इतनी बातें देवराय द्वितीय से जुड़ी हुई है जो आपको याद रखना। बस दो ही बातें पढ़नी है साथियों। देखो, सालु वंश की स्थापना जिसने की थी साथियों, तो सालु वंश की स्थापना सालुव नरसिंह ने की थी। और सालुव नरसिंह ने क्या किया था साथियों, कि सालुव नरसिंह और इनके सेनापति नरसा नायक ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी थी। और इसी को प्रथम बलापहार कहा जाता है, अर्थात सत्ता को बलपूर्वक अपहरण करना। फिर सालुव वंश का अंतिम राजा होगा इम्मादी नरसिंह, और नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह की हत्या कर दी और इसे द्वितीय बलापहार कहा गया। और फिर वीर नरसिंह के द्वारा स्थापना की गई तुलुव वंश की। तो ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, जरा समझने की कोशिश। मारने का जो काम करता है साथियों, तो इन्हें मारने का काम करता है, इनकी हत्या कह सकते हैं कि इनकी जो हत्या है, ही वॉज किल्ड बाय नरसा राय। अब सर ये नरसा राय कौन है, इनके बारे में कुछ। नरसा नायक, ठीक है, नरसा नायक और सालुव नरसिंह, सालुव नरसिंह, ठीक है। अब सालुव नरसिंह और नरसा नायक इनको मारते हैं, और मारने के बाद जो सालुव नरसिंह है, इसने सालुव वंश की स्थापना करी। सालुव वंश की तो सालुव वंश की स्थापना किसने की, सालुव नरसिंह ने। ठीक, तो इसे इतिहास में कहा गया, इस पूरी घटना को कहा गया प्रथम बलापहार। प्रथम बलापहार, प्रथम बलापहार का मतलब होता है बलपूर्वक शासन को हड़पना। तो जब नरसा नायक और सालुव नरसिंह ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी, हत्या करके शासन को हड़प लिया, तो इस पूरी घटना को प्रथम बलापहार कहा गया, फर्स्ट बलापहार कहा गया। फिर क्या हुआ, फिर आगे बढ़ी कहानी, कहानी आगे बढ़ी। सालु वंश के पहले राजा कौन हुए, तो सालु नरसिंह। ठीक है, फिर इनका बेटा आया, बेटे का नाम था इम्मादी नरसिंह। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो इम्मादी नरसिंह की भी हत्या की जाती। अब इम्मादी नरसिंह की हत्या कौन करता है सर, तो इम्मादी नरसिंह की हत्या की ये जो नरसा नायक था, नरसा नायक, तो नरसा नायक का एक बेटा था, और नरसा नायक के बेटे का नाम था वीर नरसिंह। ठीक है, नरसा नायक के बेटे का नाम था वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद एक नया राजवंश बनाया, और उस राजवंश को कहा गया तुलुव राजवंश। इसी से राजा कृष्णदेव राय जुड़ेंगे, और इस पूरी घटना को द्वितीय बलापहार कहा गया, सेकंड बलापहार कहा गया। अब आप कहोगे सर ये नरसा नायक कौन है, थोड़ा बता दें, क्योंकि वंश। अब देखें, हमने वीर नरसिंह के बारे में आपको बता दिया, इतनी ही बातें याद रखना। ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं, नरसा नायक के बेटे हैं, और कृष्णदेव राय के भाई हैं। दूसरा, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। इनके शासनकाल में दो विदेशी यात्री, बारबोसा और डोमिंगो पायस, दोनों पुर्तगाली थे, ये भारत आते हैं। अच्युत देवराय के शासनकाल में फरनाओ नूनेज पुर्तगाली यात्री था, ये भारत आया है। फरनाओ नूनेज और डोमिंगो पायस, इनका नाम इसलिए जरूरी है कि इनकी किताबों से हमें विजयनगर साम्राज्य की बहुत सारी जानकारी मिलती है, इनकी बुक्स से हमें विजयनगर एम्पायर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और आखिर में सदाशिव राय, ये आखिरी शासक होते हैं। इनके समय 23 जनवरी 1565 को राक्षस तंगड़ी या तलीकोटा का युद्ध होता है, जिसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। एक जगह का नाम है, कर्नाटक में है। सदाशिव राय के हाथों में शक्तियां नहीं होती हैं, पूरी शक्तियां इनके मंत्री रामराय के हाथों में होती हैं। युद्ध में रामराय की मौत हो जाती है, और इस तरह तुलुव वंश और विजयनगर साम्राज्य का महत्व कम हो जाता है। इसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य लगभग 100 सिंह के भाई थे, महानतम शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में इनका उल्लेख किया है। 8 अगस्त 1509 को इनका राज्यभिषेक हुआ, जब कृष्ण जन्माष्टमी थी। इन्होंने अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवनराज स्थापनाचार्य जैसी उपाधियां धारण की हुई थी, और इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहलाती है। तो आइए अब इन बातों को पढ़ते हैं, फिर हम सैन्य उपाधियों उपलब्धियों की बात करेंगे, हम सांस्कृतिक कार्य पढ़ेंगे, और आखिरी में हम अन्य तथ्य पढ़ेंगे, और फिर यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं सर। ठीक है, तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा में उल्लेख किया है। नरसा नायक के पुत्र थे और वीर नरसिंह के भाई थे। राज्य अभिषेक 8 अगस्त 1509, कृष्ण जन्माष्टमी। उपाधि यवनराज स्थापनाचार्य, मूरत रायरानंदा सिंहस्थ, अभिनव भोज की उपाधि और आंध्र पितामह की उपाधि, अभिनव भोज की उपाधि और आंध्र पितामह की उपाधि, ये प्रमुख उपाधियां इन्होंने धारण करी थी। ये इंपॉर्टेंट टाइटल्स इन्होंने लेकर के रखे थे। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी इनकी सैन्य उपलब्धियां थी। सैन्य उपलब्धियों का मतलब होता है इनका विस्तार, एक्सपेंशन। किन किन क्षेत्रों में इन्होंने विस्तार किया था, कौन कौन से इलाकों में इन्होंने एक्सपेंशन किया था। तो सबसे पहला नाम आता है 1509 और 10 में इन्होंने बीदर के शासक महमूद शाह और बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया, और बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। 1512 में इन्होंने बीजापुर के राजा इस्माइल आदिल शाह को पराजित किया और पूरी तरीके से रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। 1513 में उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया था। देखो, यहां से सवाल अब तक नहीं बने हैं, तो आगे भी नहीं बनेंगे। बस एक जानकारी मैंने आपको दे दी कि बहमनी इसके कृष्णदेव राय के शासनकाल में दो पुर्तगाली यात्री आए थे, बारबोसा और डोमिंगो पायस। ठीक है, डोमिंगो पायस दो पुर्तगाली यात्री थे, ये दो पोर्चुगीज ट्रेवलर थे, बारबोसा और डोमिंगो पायस। ये इनके शासनकाल में आते हैं, और इसमें ये लिखते हैं कि कृष्णदेव राय एक वीर और आदर्श शासक थे। देखो, आदर्श शासक इसलिए इन्हें कहा जाता है
2 काम इन्होंने किए थे। ये वैष्णव मत को मानते थे, सॉरी, ये शैव मत को मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरे संप्रदायों के प्रति ये कट्टर रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सभी का ये सम्मान करते थे। वैष्णव मत को मानते थे, माफ कीजिएगा साथियों, ये वैष्णव मत को मानते थे, लेकिन सभी मतों का पूरा सम्मान करते थे। जितने भी मत हैं, सभी मतों का पूरा सम्मान करते थे। सहिष्णुता बहुत ज़्यादा थी, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा था। दूसरा, ये इसलिए भी उदार जाने जाते हैं क्योंकि जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए इन्होंने बहुत सारे उदार कार्य किए थे। जैसे विवाह कर लगता था, जो लड़के को भी देना पड़ता था, लड़के के परिवार वालों को, और लड़की के परिवार वालों को भी देना पड़ता था। इन्होंने विवाह कर को खत्म कर दिया था। कुछ करों किताब का नाम है आमुक्त मालद्य, आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद का अर्थ होता है मोतियों की माला, और ये राज व्यवस्था पर लिखी गई किताब है। इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन तेलुगु विद्वान इनके राज्य में रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इनमें सबसे प्रमुख या सबसे महान जो थे वो थे अल्लासानी पेदन। अल्लासानी पेदन इन 8 दिग्गजों में भी, इन 8 तेलुगु कवियों में भी बहुत महान कवि हुए। इन्होंने मनुचरित और हरि कथासार की रचना की। इन्हें तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। तेलुगु में जाना कि इन्होंने बीजापुर के शासकों को हराया, और बीजापुर के शासकों को हराने के बाद रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरा, उड़ीसा के गजपति शासक, उड़ीसा कलिंग वाला इलाका है, यहाँ गजपति वंश का शासन था, तो गजपति वंश के शासकों को भी इन्होंने हराया था। अगेन, सैन्य उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है कि सर इनके समय पर साहित्य का बहुत विकास हुआ, और साहित्य में भी साथियों एक संस्कृत भाषा का विकास हुआ, संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, तेलुगु भाषा का विकास हुआ। तेलुगु साहित्य का तो इतना विकास हुआ कि इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, अर्थात गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर या क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है। क्यों? इन्होंने खुद तेलुगु भाषा में, जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय, इन्होंने खुद तेलुगु भाषा में एक बहुत प्रसिद्ध राज व्यवस्था की किताब लिखी, पॉलिटी पर एक बुक लिखी, आमुक्त मालद्य। ठीक है, आमुक्त मालद्य नाम की किताब इन्होंने लिखी, जो कि राज व्यवस्था पर आधारित थी, जो कि पॉलिटी पर बेस्ड थी। संस्कृत भाषा में भी कृष्ण देव राय ने किताब लिखी, और उस किताब का नाम था जाम्बवती कल्याणम। ये प्लीज याद रखना, यहाँ से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। आमुक्त मालद्य किसने लिखी, जाम्बवती कल्याणम किसने लिखी, ये पूछा जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि सर इनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान रहते थे, 8 तेलुगु विद्वान रहते थे, और इन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इन अष्ट दिग्गजों में भी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिन्हें तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, जिन्हें तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, वो थे अल्लासानी पेद्दन। अल्लासानी पेद्दन को तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। इन्होंने मनुज और कन्नड़ राज्य, ऐसे अलग अलग नाम कहे गए। इन्होंने अपनी माता नागला देवी की स्मृति में, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्होंने अपनी माता नागला देवी की स्मृति में नागलपुर नाम का शहर बसाया था। इन्होंने अपनी माता नागला देवी की स्मृति में नागलपुर नाम का एक शहर बसाया था। साथियों, पुर्तगालियों से इनके बहुत अच्छे संबंध थे, पोर्चुगीज से इनके रिलेशन अच्छे थे। कृष्णदेव राय के राज दरबार को विश्व विजय या भुवन विजय के नाम से जाना जाता था। वैष्णव मत के अनुयायी थे, परंतु सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इनकी मृत्यु 1529 में होती है। इन्होंने बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया। देखो, मंदिर निर्माण में इनके शासनकाल में एक कला विकसित होगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कि कल्याण मंडप बनाए जाने लगे। कल्याण मंडप और गोपुरम बनाए जाने लगे। कल्याण मंडप तो हमें भगवान विष्णु को समर्पित है, ये हम्पी कर्नाटक में बनवाया। थिल्लाई नटराजा चिदम्बरम मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है, चिदम्बरम तमिलनाडु में। 2 बांधों का निर्माण इन्होंने करवाया, एक तिम्मा समुद्र बांध और एक कोंडा समुद्र बांध। 2 अलग अलग बांध इन्होंने बनवाए। वरदराज पेरुमल और एकम्बेश्वर मंदिर का निर्माण कांचीपुरम में कराया। कांचीपुरम को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो ये हो गया साथियों, हमने अष्ट दिग्गजों के बारे में पढ़ लिया। थोड़ा और डिटेलिंग भी करेंगे इनकी, बस 2 मिनट पहले मैं ये कहानी आपको सुना दूं, फिर कुछ और अलग से फैक्टर बता देंगे। तो राक्षस तंगड़ी या तलीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसमें राजा सदाशिव राय के मंत्री राम राय थे, ठीक है, और दूसरी तरफ बीजापुर था, अली आदिल शाह, गोलकुंडा था, इब्राहिम कुतुब शाह, अहमदनगर, हुसैन निजाम शाह। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना, बरार शामिल नहीं हुआ था, जैसा मैंने बताया। राम राय को हुसैन निजाम शाह ने मार डाला। हालांकि राम राय की सेना में सर्वाधिक मुस्लिम थे, इतने मुसलमान कभी भी सेना में नहीं रखे किसी ने भी। और रॉबर्ट सेविल ने एक किताब लिखी है, अ फॉरगॉटन एम्पायर, और इसमें वो लिखते हैं कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का किया गया। लिखते हैं कि नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सच अ ग्लोरियस सिटी बीन सो सडनली एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एज विजयनगर। एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है वेंकट रमन, वो इसे विजयनगर का वाटरलू कहते हैं। वाटरलू एक लड़ाई है जिसके बारे में हमें बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है, तो ये उसे विजयनगर का वाटरलू कहते हैं साथियों। तो बस यही याद रखिएगा कि राक्षस तंगड़ी या तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 को। 4 बहमनी राज्य थे और यहाँ सदाशिव राय थे। इसके बाद जैसा मैंने आपको आगे की कहानी बताई कि अराविडु वंश आता है, ये चौथा और आखिरी वंश था। तिरुमल ने स्थापना की थी, और श्रीरंग तृतीय अंतिम शासक होते हैं। वोडियार ने 1612 में मैसूर की स्थापना करी थी। अब ये शब्द यहाँ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, याद रखना, जब हम आपको मैसूर पढ़ाएंगे आधुनिक भारत में, तब मैं आपसे पूछूंगा कि देखो, वोडियार एक राजा थे जिन्होंने वोडियार वंश की, अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने मैसूर में वोडियार वंश की स्थापना की थी। अभी डिटेलिंग नहीं करनी, डिटेलिंग हम मैसूर पढ़ते समय करेंगे, लेकिन वहां मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। ठीक है, चलो कुछ और बातें जान लेते हैं, फिर हम प्रशासन की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ ना हमने कुछ लिखा है,
ये अष्टदिग्गज थे। अगेन इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतनी सारी बातें या आठों के आठ नाम आप अलग अलग हैं, ये एक बार पढ़ लेना आप खुद से। ये जरूर पढ़ना है आपको, तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन से हैं। तो जब तेलुगु साहित्य के महाकाव्यों की बात आती है तो एक है आमुक्तमाल्यद जो कृष्णदेवराय ने लिखा, मनुचरितम जो अल्लसनी पेद्दन ने लिखा, वसुचरित जो भट्टमूर्ति ने लिखा, राघव पांडव्यूम ये पिंगली सूरत ने लिखा, और पांडुरंग महा ये तेनाली रामकृष्णन ने लिखा। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो ये साथियों राजनीतिक इतिहास है, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर एम्पायर के बारे में। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक